नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले है हेलो एल्केन क्या है, हम जान चुके हैं। अब हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आज यहाँ पे ध्यान दें। भौतिक अवस्था, इसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है, भौतिक गुण का मतलब होता है गंध, अवस्था। देखो, अवस्था यानी स्टेट कौन सा है, रंग कैसा है, गंध कैसा है यानी स्मेल कैसा है, उसकी कलर कैसी है, क्या वो जलाने पर जलती है कि नहीं जलती है, साथ में जलने पर वो किस तरह का कलर देता है, फ्लेम देता है, साथ में ये जल में विले, पानी में या किसी दूसरे विलायक में विलेय है कि नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखेंगे, गंध देखेंगे, रंग देखेंगे और क्या देखेंगे, एक एक करके बात करेंगे। क्वथनांक, विलेयता और घनत्व, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। भौतिक अवस्था, सबसे पहली बात यह है कि जो शुरुआती जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे CH3 मिथाइल, तो भौतिक अवस्थाएं, जो शुरुआत के जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कैसा होता है, गैस होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर और ज़्यादा बात करें कि जैसे जैसे इनकी कार्बन का चेन लंबी होती जाती है यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। यानी कि हायर हेलो एल्केन जो होता है वो सॉलिड होता है। साथ में देखें, मिथाइल आयोडाइड और उच्च सदस्य मधुर गंध युक्त होता है। यानी इसकी जो ऑर्डर होता है बहुत ही क्या होता है, प्लेसेंट होता है, लोगों को पसंद आने वाली गंध होती, स्मेल होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य कैसे होते हैं, रंगहीन और ठोस होते हैं। एक बात कलर की बात करें तो इसमें कोई कलर नहीं होता है, ना वो गैसीय अवस्था में यानी छोटे सदस्य हो या बड़े सदस्य हो, ये कलरलेस होता है। चलिए आगे चलें। हमें ये जानकारी में रखना है ना, भौतिक, देखो याद रखना है दो चीज़ें, फिजिकल स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, और इसके उपयोग किसी भी पदार्थ का, किसी भी कंपाउंड का, ये आपको अपने स्टडी में लेना है। टीचर को पढ़ाने पे मत जाइए, जो स्पेशल पार्ट होगा उसी में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें बताएंगे। फिलहाल ये शुरुआत वाला कंपाउंड है ना, तो इसमें हम पूरी तरह से हम खुद ही बताएंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए और इनके यूजेस पढ़ लीजिए, उपयोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बातें करें क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, कार्बन की श्रृंखलाएं जैसी बढ़ती जाएंगी, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, वैसे 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 इनके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती जाती है। यहाँ पर लिखा है हेलो एल्केन का क्वथनांक समान कार्बन परमाणु वाले एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CH4 और मैं बोलूँ CH3Cl, तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। C2H6 और इसके तुलना में C2H5Cl, इनका क्वथनांक ज़्यादा होगा। साथ में याद रखेंगे इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्रुवणता पाई जाती है। ध्रुवणता मतलब होता है कि देखिए, अगर आप मीथेन में चलो तो सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, है ना। CH4 ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग समान होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन जो होता है अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की तुलना में क्लोरीन की होती है, और इस तरह से यहाँ पर ध्रुवण हो जाएगा और इस तरह से ये आंशिक रूप से नेगेटिव और ये आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। और इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से बन जाता है कि अगर हम ऐसा कुछ सोचें, कार्बन क्लोरीन, अगर कार्बन क्लोरीन को अगर हम लेके चलें तो आप ये देखोगे कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये नेगेटिव पार्ट दूसरे हेलो एल्केन के कार्बन के साथ एक
एक क्या बोलते हैं दुर्बल आकर्षण बंध बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण बंध बनाता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बनाती है, और ये कंटिन्यू हो सकता है और ये आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि द्विध्रुव आकर्षण होता है, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण, यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इस कारण से ये आपस में जुड़ने लगते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, लिखा हुआ है यहाँ पर एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक उनमें उपस्थित हैलोजन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो बातों को ध्यान देना है। एक कि अब CH3Cl के तुलना में मेल्टिंग पॉइंट C2H5Cl का ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा C3H8Cl का होगा। एक और बात होता है कि H7 ना बेटा, 8 नहीं होगा, 7। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि RF की तुलना में RCl का ज़्यादा होगा, उसकी तुलना में RBr का ज़्यादा होगा, इसकी तुलना में RI का ज़्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं मिथाइल फ्लोराइड की तुलना में मिथाइल क्लोराइड का ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो हैलोजन परमाणु की परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ तो ये फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का ज़्यादा होता है, और ये भी एक, तो इस तरह से इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। ये कुछ चीज़ों को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे ताकि ये आपको बहुत सारी जानकारी देते रहे। और जो भी लिखा हुआ है इतनी बातों में ये सारी चीज़ें अपने आप उभर के आएगा। आपको अलग से इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होता है। चलें नेक्स्ट, ये देखो लिखा भी क्या है। इथाइल आयोडाइड का इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा क्वथनांक होता है, तो इस तरह से फ्लोराइड का कम होगा। ठीक है, ये घटते हुए क्रम में लिखा गया। यहाँ पर चलें, एल्काइल हैलाइडों के आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उनके क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। ध्यान रखिएगा, श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ यानी चेन बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल्स बॉन्ड बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होने के साथ पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होने के साथ साथ क्वथनांक घटता जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइनें बोली गई है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपको ये बात दोबारा मैंने इसलिए पूछा था आपको कि कुछ बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, फिर भी देखें, हम यहाँ पर हम इस चीज़ को कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया है ब्यूटाइल क्लोराइड। एक एग्जाम्पल लेके मैंने चला था, आपको याद होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, यस, यानी कि क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें दूसरा हो जाता है तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां पर द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड ले तो द्वितीयक, ये CH3Cl ये लीजिए, एक श्रृंखला बन गया। ये लीजिए, अब इन तीनों में आप देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें तीनों में क्या अंतर है? इसमें एक सीधी चेन है, लंबी चेन है, जबकि इसमें शाखाएं बन चुकी है एक, और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये और भी शाखाएं बन गई, एक पार्श्व श्रृंखलाएं बन गई। जितनी ज़्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं बढ़ जाती है, यानी एक सीधी चेन है या वही कार्बन श्रृंखलाएं इस तरह से अरेंज हो जाती है कि वो श्रृंखला आइसोमेरिज्म करके, श्रृंखला आइसोमेरिज्म के कारण वो क्या कर देता है, अलग अलग वो आपस में शाखाएं बना लेती हैं। तो इस पर शाखाएं बनने के साथ साथ क्या होने लगता है कि वो एक जगह संकुचित हो जाती है। मतलब इसमें मैं कहूँगा कि श्रृंखलाएं कुछ ऐसा नज़र आएगा,
इसमें क्या श्रृंखला ऐसा कुछ नज़र आया, और इसमें क्या नज़र आ रहा है, श्रृंखला जो है एक ही जगह पर इस तरह का नज़र आ रहा है, यानी कि इस जगह पर एक लंबी रेखा के रूप में है, इसमें शाखित है, और इसमें एक तरह से ग्रेन्युलर फॉर्म में आ गया है। तो जब ये अणु छोटे छोटे कणों के फॉर्म में आ जाती है, जब वो साइड चेन बना लेती हैं तो छोटी हो जाती हैं और वो अणुओं के फॉर्म में आ जाती हैं, तब इस कंडीशन में इनका क्वथनांक कम होने लगता है। तो इसका ज़्यादा होगा, फिर ये कम होने लगता है। ठीक है, ये बातें हम ध्यान रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या होगा कि इनके जब वो शाखाएं बना लेगी, अणुएं छोटी हो जाएंगी, लंबी रेशा या धागे के रूप में नहीं रहेगा, तो ये वॉन डर वाल बॉन्ड बनाने लगती है। इस कारण से ऐसा होता है। चलिए अब चलते हैं थोड़ी से और आगे। सामान्य एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। यानी यहाँ पर एक सिंपल बात कहेंगे कि अगर मेरे पास एक CH3Cl है, यानी एक H हटा करके इसकी जगह अगर 2 H की जगह पे CH2Cl2 बन गया, या इसी जगह पे CHCl3 बन गया, या CCl4 बन गया, तो इस तरह से इनके क्वथनांक धीरे धीरे कार्बन हैलोजन संख्या बढ़ने पर बढ़ती है। सिर्फ इसी की बात नहीं है, कोई मतलब कोई भी हैलोजन हो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि CH3X की तुलना में, और X का मतलब चाहते हो कि ये फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। तो हमने देखा कार्बन की चेन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, कार्बन की चेन में श्रृंखलाएं बढ़ने के साथ तो घटती है। कार्बन और हैलोजन जो है बड़े हैलोजन आने की वजह से वो बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पर देखा है। तो चलो आगे चलते हैं। विलेयता, विलेयता सोल्युबिलिटी, इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। सोल्युबिलिटी, हेलो एल्केन पानी में कम विलेय होता है, यही आपका क्वेश्चन बनेगा और यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यानी आपके एग्जाम में आने की संभावना यहीं पे रहती है। बहुत सारी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, इसका सीधा सा रीजन यह है, पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड के समान मजबूत नहीं होते, यानी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से ऐसा होता है, यानी यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन बंध नहीं होता है इसमें, इसलिए इसकी विलेयता पानी में कम होती है। अब ये इस बात को लेकर चलूं तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, आप ज़रा समझेंगे। पानी में आप क्या देखते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये ध्यान दो, ये जल की कई अणुएं हैं, पानी की वाटर मॉलिक्यूल्स है कई, और इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि आपको एक बात पता है पहले से कि जब हाइड्रोजन परमाणु जो होता है या तो फ्लोरीन से जुड़ा होगा या ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, इनमें से किसी के साथ भी जुड़ा हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ भी जुड़ा हो, उस कंडीशन में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक तरह से प्रबल यहां पे ध्रुवण पाया जाएगा, मतलब पोलैरिटी पाई जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव प्लस चार्ज और हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस तरह से इसमें डाइपोल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, इसमें डाइपोल आ जाते हैं। डाइपोल मतलब द्विध्रुव आ जाता है, यानी आप यूं समझें कि H के साथ कोई X परमाणु जुड़ा हुआ, इनमें से कोई ना, तो इस तरह से ये नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, और इस तरह से चुंबक की तरह हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर वही किस्सा है कि हाइड्रोजन, हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, डाइपोल हो गया, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इस तरह से एक दूसरे के साथ ये जुड़ने लगती है। इस तरह से इनमें आकर्षण बल आएगा और ये एक दूसरे के साथ जुड़ गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा है। ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, क्योंकि पानी के अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात समझें कि भाई ये पानी में अल्कोहल या अल्कोहल में पानी घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अल्कोहल ये पानी है बेटा, और अल्कोहल की बात करते हैं तो ये HOH।
HOR यानी ROH है, ये अल्कोहल है। ये पानी है क्योंकि दोनों जगह पर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल, ये पानी, फिर ये अल्कोहल, ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिएगा इस जगह पर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, तो मतलब ये होता है, सिंपल सी बातों की तरफ जाएं तो सिंपल बात ये है कि पानी का O अल्कोहल के H के साथ और पानी का H जो है अल्कोहल के O के साथ एक आकर्षण रखती है। या यूँ कह सकते हैं पानी का O अल्कोहल के H और अल्कोहल का O पानी के H के साथ बॉन्ड करते हुए जुड़ जाता है, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इस कारण से पानी में अल्कोहल घुल जाता है। लेकिन अगर हम बात यहां पर करते हैं कि पानी में क्या, ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन आना जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो क्या हेलो एल्केन में इस तरह का कंडीशन मिलेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल है और हेलो एल्केन में क्या देखने को मिलता है, RX, यानी कि कार्बन के साथ सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ। चलो फ्लोरीन, क्लोरीन, मैं फ्लोरीन ही ले लेता हूं, कोई परेशानी नहीं, फ्लोरीन ले लिया। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन है। देखो, क्या आप देख रहे हो कि F के साथ कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? क्योंकि F के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हेलो एल्केन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन जितनी यहाँ पर क्या बोलते हैं ध्रुवण होता है, यानी जितनी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में आ जाएगी और जितना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस तुलना में बहुत कम होता है। और यही वजह होता है कि हेलो एल्केन पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। एक शब्द का उत्तर है। मैंने जो बोला उस बात पे देखें, जैसे एक रिजय लिखा है, सर प्लीज रिपीट, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। हेलो एल्केन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है। यही कारण है कि यह पानी में नहीं घुलता है, और घुलेगी भी तो थोड़ी बहुत घुल सकती है। चले, घनत्व, डेंसिटी, बस दो बातें ध्यान रखें। डेंसिटी, हेलो एल्केन है तो फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड की अब में फ्लोराइड वाला पार्ट होगा तो ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। यानी यहां पर देखेंगे घनत्व जिसको बोलते हैं, RF की तुलना में RCl, इसी तरह से इसके तुलना में RBr और इसकी तुलना में RI ज़्यादा घनत्व वाला होगा। तो घनत्व इस तरह से बढ़ते जाता है। फिर है एल्किल फ्लोराइड, इस तरह से बढ़ते जाता है। ये क्यों कारण है? क्योंकि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती जाती है। साथ में डेंसिटी जो है यहां पर, और ध्यान दें कि मोनो की तुलना में डाई की तुलना में ट्राई, हेलो एल्किन की डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। यह है, और एल्किल समूह की वृद्धि होने से भी डेंसिटी बढ़ती है। यह पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलती है, ठीक। चलो, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। रासायनिक गुण, ये थोड़ा से शब्दों पे ध्यान देना। मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। हम किसी पदार्थ की स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजिकली, वो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, वो रंग कैसा है, गंध कैसा है, ठीक है, और कलर कैसा है, और मैंने बोला कलर कैसा, रंग कैसा है, गंध कैसा है, और उसका अवस्था क्या है। ये तीन बातें हुई। फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिर उसके जल में घुलनशीलता कैसी है, जलाने पर वो फ्लेम देती कि नहीं, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये सब जानना कहलाता है क्या चीज़, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रुकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है तो वो बताना जरूरी था हमारी तरफ से। चलिए, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल है, जो पदार्थ है, वो दूसरे पदार्थों के साथ क्या बिहेवियर रखती, कैसे वो काम करता है, या उनके साथ मिल करके कुछ नई चीज़ बनाता है कि नहीं बनाता है, इसका स्टडी करना रासायनिक गुण कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है
हाँ, स्वाद क्या है ये भी इसमें शामिल होता है, पर हर चीज़ का स्वाद नहीं देखा जाता है। जैसे पोटेशियम साइनाइड है, कोई कहेगा पोटेशियम साइनाइड को चख के देखूं तो वो मर जाता है, तो ये भी आप जानते होंगे। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ अलग तरीके से उसका स्वाद का अनुमान लगाया जाता है कि इसका स्वाद ऐसा होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें कि भौतिक गुणों में ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक गुणों में ध्यान रखिएगा कि उसके रासायनिक गुण किस बात पे निर्भर करेगी। तो आपको बता दें, CX बॉन्ड कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, आंशिक पॉजिटिव और ये आंशिक रूप से नेगेटिव। इसका मतलब है ध्रुवीय होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील प्रकृति के होते हैं, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करती हैं ये, इन टाइप्स को पहले समझ लो। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगी, ये क्या है मैं बताऊंगा ना एक एक करके, आप हड़बड़ाइएगा नहीं बिल्कुल। दूसरा विलोपन अभिक्रिया करेंगी, तीसरा है धातुओं के साथ क्रिया करेंगी, और चौथा है अपचयन अभिक्रियाएं करेंगी। मतलब न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्शन विथ मेटल एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये इसके रिएक्शन हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो चलें तो चलिए हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले उनकी प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां देखते हैं पहले। ठीक है, तो चलो बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में किन किन से बनाते हैं वो पहले समझ लें। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, फास्फोरस हैलाइड की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो उनके द्वारा कैसे बनाएंगे। इसी तरह से प्रिपरेशन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड यानी हैलोजन को एक हैलाइड से दूसरा हैलाइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उस मेथड से बनाएंगे। एक एक करके चलो एक पढ़ना ही शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन, एल्केन क्या होता है बेटा, सारे बच्चों को पता है एल्केन क्या होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। इससे हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे ये समझे। जैसे मीथेन है, मीथेन से हम कैसे बनाएंगे, CH3Cl, CH2 Cl2, CHCl3 CCl4 हम कैसे बनाएंगे वो देखें। इसी तरह से C2H6 से C2H6 मैं ठीक से लिख दूं, C2H6 से C2H5Cl कैसे बनाएंगे, C2H4Cl2 कैसे बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन हटा हटा के हम उसमें हैलोजन कैसे इंटर कराएंगे। तो ये कहलाता है यहां पर हैलोजिनेशन। ये एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है। क्या बोला मैंने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना, हम इसमें एक रिएक्शन कराएंगे, आपको दिखाएंगे क्लोरीनेशन विथ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के साथ आपको बताएंगे, अपनी कॉपी बिल्कुल तैयार कर रखिएगा, बाद में लिखने की बात नहीं है, मेरे साथ 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 लिखेंगे। ठीक है, तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि क्लोरीन इंटर कराना, हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगाना। यहां पर लिखा है कि ये कंट्रोल करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। एक छोटी सी बात देखेंगे, लेकिन हाँ क्लोरीनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जोड़ते हैं। ये क्या तरीका होगा क्लोरीनेशन, वो हम एक बार समझें। चलो क्लोरीनेशन, मीथेन का क्लोरीनेशन, CH4 रिएक्शन हम क्लोरीन से करा रहे हैं। यह रिएक्शन होता है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी पहले तो मैं ये कहूंगा ये डार्क रूम में भी हो जाएगा शुरुआती दौर पे, डार्क रूम इन डार्क। अंधेरे में हो जाएगा। क्या होगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा HCl बन करके। अब बचा क्या है देखो,
एक H हट गया है तो CH3 बचा है, और उसमें से एक HCl था, एक H निकल गया HCl बन करके, इसमें एक Cl लग जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाता है, जिसको कहा जाता है मोनोक्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन। अब प्रकाश की उपस्थिति जरूरी हो जाती है, क्लोरीन की मात्रा भी बढ़ाना जरूरी हो जाता है, और इसमें एक क्लोरीन एक H निकल जाएगा HCl बन करके, और क्या हो जाएगा CH, दो ही बचा, अब 2 Cl आ गया। ये रिएक्शन तब तक हो सकता है जब तक हाइड्रोजन होगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, अब ये निकल गया फिर HCl, एक Cl और एक H, HCl निकल गया, एक H खाली हो गया, और इस तरह से बन जाता है CHCl3। फिर ये क्रिया आगे बढ़ेगी, फिर प्रकाश की उपस्थिति में मैं किसके साथ, क्लोरीन से रिएक्शन कराऊंगा, तो क्लोरीन फिर एक H को हटा देगा, HCl निकल जाएगा, और बच जाएगा CCl4। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है अलग अलग स्टेप में मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। मोनोक्लोरोमीथेन का मतलब है, मोनो मतलब एक, दीपक कुमार, ठीक। बात यह है, ये प्रकाश डार्क रूम में क्लोरीन अधिक मात्रा में प्रवाहित करके भी बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम यहां पर जब भी आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा रहता है लाइट में, लाइट यानी H न्यू लिख देते हैं, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। यहीं से शुरुआत होगी और आगे बढ़ेगा रिएक्शन, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे, ठीक है, इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। चलो बात क्लियर हो गया, हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन जुड़ा, ये होता है चेन रिएक्शन, आगे चलते जाती है, ठीक। चलो इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, ठीक है। H न्यू, HV नहीं, H न्यू का मतलब होता है, आपने कभी प्लांक का नियम पढ़े हो, E इज इक्वल लाइट एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, प्लांक कांस्टेंट, और ये उसकी उस प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए इतना ऐसे बताऊं क्या, ऐसे बच्चों की तरह, ऐसे बताऊं, ये क्लोरीन का रिएक्शन हुआ तो ये टूट कर अलग हो गया, ऐसे चलोगे, अभी इतनी हालत खराब है आप लोगों की, ये अलग हो गया तो ये 2 Cl बना, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, फिर ये यहां से टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये लीजिए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ऐसे बताऊंगा। इतनी हालत खराब है आप लोगों की, बताइए। तो अब इसका ये जो H बचा है इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो बना HCl, निकल गया, देख लो HCl दिख रहा है कि नहीं, HCl। अब ये देखो अलग टूटकर अलग निकला है, वो इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा CH3Cl। ऐसे बताऊं, कितना आसान है, देखो मैंने कितने आसानी से बताया, बन गया, ये बहुत आसान है इसे बनाना। हाँ, और दूसरा तरीका बताता हूं ऐसे बनाने के तरीके, वो भी ऐसे भी बता सकते हैं कि देखो ये निकल गया तो ये Cl इनके साथ चला गया, ये लो HCl बन गया, और ये इनके साथ चला गया, ये बन गया। चलो ठीक है, चलो तो बात समझ में आई कि नहीं आ गई। वैसे ही रेगुलर चलता रहेगा। क्या बताया था मैंने, CH4 लिखने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो 3 बातों पे ध्यान देना बेटा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर होना है तो 3 बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। पहले कौन कौन सा एलिमेंट है वो आप जानिए, जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में बताया था। दूसरा, उनके वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। फिर उसके बाद फाइनली वैलेंसी के बाद इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा कंपाउंड का, यानी संरचना सूत्र कैसे बनेगा। ये संरचना सूत्र कहलाता है CH4 का। ये कैसे बनेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो फिर अभी मैकेनिज्म की तरफ जाते जाते टाइट फिस हो जाएगा सबका। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की स्थितियां आए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने क्या रिएक्शन दिया था। एक बार आपको चाहिए तो बता देते हैं। CH4 है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है ना। मैं कौन सा रिएक्शन करा रहा हूं, हैलोजिनेशन यानी क्लोरीनेशन। क्लोरीन से होता है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से होता है ब्रोमिनेशन कहलाता है। तो क्लोरीनेशन, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में क्लोरीनीकरण,
ये लो, क्या हुआ था, एक Cl प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हुई थी, एक Cl एक H के साथ मिलकर के बना लिया HCl और बच गया CH3, इधर से बचा हुआ है और ये Cl जुड़ गया। ये एक रिएक्शन हुआ। जब तक H रहेगा कार्बन के पास तब तक हाइड्रोजन हटेगा। अब ये बन जाएगा और साथ में अब फिर से रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ, CH3Cl क्लोरीन के साथ फिर से आगे रिएक्शन होगा। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, एक क्लोरीन और एक H निकल गया HCl बन करके। बच क्या गया, CH2 बचा है, दो C, एक H निकल चुका है ना, वो जो H निकला है उस जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा जो इधर से Cl बचा हुआ है, तो CH2Cl। फिर जो CH2 है Cl, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, तब यहां पर ये Cl एक और एक H निकल गया फिर से HCl बन के। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश लाइट लिख सकते हो या H न्यू लिख सकते हो, H न्यू इस तरह का। ठीक है, अब क्या होगा बेटा बोलो, HCl निकल गया, बच गया, देखो क्या बच गया, HCl निकल गया, बच गया CH2 था, अब एक H बचा, उसी H की जगह एक Cl बढ़ गया है, CH3 हो गया। फिर CHCl3 Cl2 H न्यू, ये एक H यहां से निकल गया H के साथ Cl के साथ, तो HCl बन गया और CCl4 बन गया। इस तरह से जब तक H रहेगा क्लोरीन रिएक्शन करते रहती है और इस तरह बनता है। अब तो क्लियर हो गया? हाँ जी, समझ रहे हो, समझ में आया? दूसरे में क्या होगा, हाँ ये Cl2 होगा, ये 2 होगा ना, मैं 2 लिखना भूल गया था। हाँ जी चलिए ठीक है, ठीक, चलिए हो गया, समझ में आया बेटा आपको सबको? चलें, अब ये इसका मैकेनिज्म क्या है उसकी तरफ चलते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, एक एक हाइड्रोजन कैसे हटते जाता है और क्लोरीन कैसे जुड़ते जाता है। तो चलो इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब होता है क्रियाविधि। चलो होता क्या है कि अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि मैकेनिज्म होता क्या है। अब क्या पढ़ाऊंगा इसमें, मैकेनिज्म का मतलब होता है, जरा एक चीज सोचो यार, छोटी सी बात बोलूंगा, बहुत छोटी सी बात। आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे लिए आलू की सब्जी ला दो, बना दो। तो मम्मी ने कहा बेटा एक काम करो कि आप मार्केट से आलू ला दो, मुझे दे दो, मैं आपको सब्जी खिला दूंगी। ठीक है, आप मम्मी को आके आलू दिए, बोलती कि 1 घंटे बाद आओ मैं आपको देती हूं। अब 1 घंटे बाद आपको आलू की सब्जी मिल जाती है। सिंपल एक बात हुआ कि भाई आपने आलू दिए और वो सब्जी आपके हाथ में लग गया। अब आप समझते हो कि क्या ये वैसे ही कुछ हुआ कि हमने CH4 दिया, क्लोरीन दिया और वो अंत में आपको बना दिया HCl और CH3Cl बना के आपको दे दिया, ये रिएक्शन हो गया। लेकिन ये रिएक्शन जो हुआ है उसके पीछे क्या हुआ है, जैसे मम्मी को आपने आलू दिए तो आलू को उसने सफाई किए, फिर छिलाई किए, फिर कटाई किए, फिर फ्राई किए, फ्राई करने पर मसाले डाले, मसाले डालने पर उसको बॉइलिंग किए, वो दुनिया भर का पूरा प्रोसेस जो आलू की सब्जी बनाने में लगा, वो उससे कोई लेना देना नहीं था आपको, सिर्फ मम्मी को देना और वो उससे वहां से प्रोडक्शन मिल जाना। तो जो मम्मी ने जो पूरा प्रोसेस किया है उन सबको बताना मैकेनिज्म कहलाता है, क्रियाविधि कहलाता है। समझ रहे हैं? तो वो रिएक्शन जितने स्टेप में होती है, जितने पदों में होती है, जिस तरह से होती है और कैसे होती है, इन सब जानकारी को देने वाला जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होता है, उनको कहते हैं मैकेनिज्म। सीधी सी बात है। ठीक, चलिए तो कल सब अब तैयार रहिएगा मैकेनिज्म को, और अपने बुक से भी एक बार मैकेनिज्म देख लें क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। पीछे जो पढ़ा है उसको पूरे प्रैक्टिस करके आना। वही बच्चा गधा है जो बिल्कुल रोज नहीं पढ़ रहा, जो नहीं पढ़ेगा रोज उसको लगेगा पूरा। अब समझेंगे आगे जाकर के, मैं सीधी बात बोलूंगा। ओके, गुड बाय।